केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। 8:50 हो चुके हैं और न्यूज की पाठशाला में आपका दाखिला हो चुका है। मैडम आ चुकी है। आप जानते हैं आज दिन बहुत खास है, इसलिए क्योंकि आज 5 साल का एकदम धाकड़ सफर टाइम्स नाउ नव भारत का पूरा हो गया है। हमारी सालगिरह है। हमने ये सफर बहुत मेहनत से और आपके आशीर्वाद से तय किया है और हर मुकाम हासिल किया है, और इस विश्वास के साथ कि आगे भी ये सफर इतना ही कड़क रहने वाला है, इतना ही शानदार और असरदार रहने वाला है। तो चलिए इसी उम्मीद और इसी प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं, और उस वादे के साथ भी कि पढ़ाऊंगी ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि पाठशाला में आज क्या क्या और कौन कौन से सब्जेक्ट और किस पर लगेगी क्लास। सबसे पहले बात चैप्टर नंबर 1 की, राजनीति और नैतिक शिक्षा की क्लास। कुछ बच्चों ने गाली दी, लेकिन वक्त उन्हें राह दिखाने का है। प्रधानमंत्री के संदेश का सामाजिक और राजनीतिक अर्थ समझाना होगा, और इसी को समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत ही खास मेहमान गेस्ट फैकल्टी के तौर पर, योग गुरु बाबा रामदेव। इनफैक्ट आज उनका कोलैब है न्यूज की पाठशाला के साथ, को एंकर है वो। फिर आएगा चैप्टर नंबर 2, बारूद पर बैठे पाकिस्तान की क्लास। क्या पीओजे के ही पाकिस्तान का अब अंतिम अध्याय लिखेगा? रावलपिंडी से लेकर कराची तक पहले ही फैली हुई है बगावत की चिंगारी, और ऐसे में अब आगे क्या, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है पाकिस्तान के लिए। फिर चैप्टर नंबर 3, इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास। स्पेन में घुसे हजारों लोग पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गए हैं। कोई देश कब धर्मशाला बनने लगता है, उस पर एक जरूरी अध्याय है। और फिर आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट, जिसमें आपको दिखाएंगे वो मंदिर जहां भगवान के अनूठे कुछ कहानियों की चर्चा होगी, और इस कहानी में अंगूठे की पूजा की चर्चा है। सोचा है कभी? लेकिन सबसे पहले दिन भर का रिवीजन। आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक दौरे पर पीएम मोदी। मैसूर में विवेक स्मारक का किया उद्घाटन। स्वामी विवेकानंद को अर्पित की श्रद्धांजलि। सीएम डीके शिव कुमार भी मौजूद थे। दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन के बाद डिजिटल नेटवर्क पर दिल्ली पुलिस की पैनी नजर। कई बड़े यूट्यूब और इन्फ्लुएंसर राडार पर। यूट्यूबर भी 100 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल्स जांच के दायरे में। राहुल गांधी, पप्पू यादव, अवधेश प्रसाद पर वाराणसी में केस दर्ज हो गया है। संतों के धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। संसद परिसर में भगवा भेष धारण करके प्रदर्शन किया था। एनएसए अजीत डोभाल को मिला लोकमान्य तिलक अवार्ड। देश की सुरक्षा में अहम योगदान के लिए गृह मंत्री ने किया सम्मानित। कहा भारतीय सेना को मजबूत करने में डोभाल की अहम भूमिका। कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल की बरसात। 54 किलोग्राम कैटेगरी में प्रीति पवार ने जीता गोल्ड, और उधर जैस्मिन लंबोरिया ने भी जीता स्वर्ण पदक। आपके पसंदीदा हिंदी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नव भारत की धाकड़ 5 साल सफर शानदार और असर दमदार। आपके प्यार और भरोसे के लिए आभार। खास मौके पर देश विदेश की मशहूर हस्तियां नव भारत को दे रही हैं बधाई। पाठशाला में सबसे पहले बात पीएम के संदेश की। पीएम मोदी ने जेन ज़ी को माफी वाला मैसेज देकर एक बड़ी लकीर खींच दी है। विपक्ष के कई नेता ये आस लगाए बैठे थे कि जेन ज़ी पर दर्ज एफआईआर को लेकर सरकार को घेरा जाएगा, राजनीतिक माहौल बनाया जाएगा, पीएम मोदी पर सवालों की बौछार होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सब कुछ उम्मीद को ही पानी में बहा दिया। गाली का जवाब मोहब्बत से दे दिया, क्षमा से दिया,
कल रात 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। यह पूरा संदेश 2 मिनट 54 सेकंड का है। संदेश उन बच्चों के लिए है जिन्होंने जंतर मंतर की घटना में पीएम और उनकी दिवंगत मां को अपशब्द कहे थे, गंदी भद्दी भोंडी गालियां दी थी। लेकिन पीएम ने गाली के बदले माफी की बात की। उन्होंने कहा, मैं इन बच्चों को सजा नहीं देना चाहता, मैं इन्हें माफ करना चाहता हूं और चाहता हूं कि इन्हें सही मार्गदर्शन मिले। ये शब्द सिर्फ एक नेता के नहीं थे, ये घर के मुखिया के शब्द थे, पिता के शब्द थे, एक पुत्र के शब्द थे, एक ऐसे शख्स के शब्द थे जिसने अपनी मां को खोया, जिसने अपनी स्वर्गीय मां के लिए अपशब्द सुने होंगे, फिर भी क्रोध की जगह करुणा चुनी। हमने पाठशाला में शुरू से ही यह तय किया हुआ था, याद कीजिए, कि बच्चों ने गलती जरूर की है, लेकिन भरे समाज में उनका चेहरा हम तो नहीं दिखाएंगे, उन पर उंगली ऐसी नहीं उठाएंगे कि कल को वो समाज में चलने काबिल ना रहे। यह समाधान नहीं है, यह न्याय संगत भी नहीं है, यह सिर्फ घाव को और खुरेदने जैसा है। कल प्रधानमंत्री ने भी इसी सोच पर मुहर लगा दी। यह हमारा कॉन्शियस डिसीजन था। न्यूज की पाठशाला की टीम ने इस बात पर सोच विचार कर फैसला और कदम उठाया था कि हम बच्चों के चेहरे नहीं दिखाएंगे। आपने हर जगह बच्चों के चेहरे देखे होंगे, सोशल मीडिया हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया, लेकिन हमने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया। कहा कि सोसाइटी के लिए ये एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां ऐसी भाषा कैसे बोल सकती है, लेकिन यह समय ऐसे बच्चों को गले लगाकर सही राह दिखाने का, ये प्रधानमंत्री ने भी कहा। हम भी पाठशाला में लगातार यही बात कह रहे थे। ये बात सिर्फ बच्चों की नहीं है, ये बात हम सब की है, पूरे समाज की, हमारे परिवारों की है, क्योंकि गाली देने वाला बच्चा अचानक नहीं बन जाता। उसके पीछे कोई घर होता है, कोई स्कूल होता है, कोई मोहल्ला होता है, एक डिजिटल परिवेश होता है जहां गुस्सा, नफरत और गलत सूचना आसानी से घुस जाती है। आज हमें खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ सफल बनाना चाहते हैं या फिर एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं? क्या हम उन्हें सिर्फ पढ़ाते हैं या उन्हें सिखाते भी हैं कि किसी की भावनाओं का सम्मान कितना बड़ा होता है, कहां जाकर नैतिक और अनैतिक की दूरी मिट जाती है? पीएम मोदी चाहते तो ये माफी आज सुबह भी दे सकते थे, लेकिन संदेश किसे देना है, कब देना है, इसे लेकर उनकी खास समझ है। कल रात उन्होंने जेनजी के लिए रील बनाकर संदेश दिए और तभी से पूरा विपक्ष जैसे उसकी नींद खराब हो गई। कांग्रेस की बेचैनी राहुल गांधी के इस पोस्ट से समझ आ रही है। राहुल गांधी क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं, पेपर लीक, रद्द परीक्षाएं, सालों की तैयारी एक पल में बर्बाद। हमारे छात्रों को उस सिस्टम में ईमानदारी से मेहनत करने के लिए कहा जाता है, खुद बेईमान है। जो खुद बेईमान है वो ये नसीहत दे रहे हैं, ऐसी बात लिखी हो। और उसके बाद भी प्रधानमंत्री की यह हिम्मत है कि वो छात्रों को माफ करने की बात करते हैं। क्या वो एक भी शोकाकुल परिवार से मिले जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, या उन लोगों से जिनकी जमा पूंजी, जिंदगी, वक्त और सपने सब पेपर लीक से छिन गए? जवाब है नहीं। ये वो लिख रहे हैं, भारत के छात्रों को प्रधानमंत्री की क्षमा की जरूरत नहीं, मोदी जी को उनसे माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान के बाद बहुत से लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि कर्नाटक वेटरनरी ऑफिसर भर्ती में धांधली हुई है। राहुल जी गए मुलाकात करने किसी से? कांग्रेस कब देश से माफी मांगेगी? हमारे समाज और संस्कृति ने हमेशा यह सिखाया है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा कायर की नहीं बल्कि वीर की पहचान है। क्षमा वीरस्य भूषणम, ये वीर का भूषण, कायर का नहीं। प्रतिशोध लेना आसान होता है, लेकिन क्षमा वही कर सकता है जिसके भीतर धैर्य और आत्मबल हो। प्रधानमंत्री मोदी सजा देकर जो काम नहीं कर पाते, उन्होंने माफी के बाद कर दिया। असर दिखाने और दिखने भी लगा। इस पाठशाला में हम ये भी मानते हैं
कि आज अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पर है तो उसे कोसने की बजाय उसके परिवार का साथ दे, उसे समझाएं, उसे सही दिशा दें, क्योंकि अगर एक गुमराह बच्चा सही राह पर लौट आए तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि हो ही नहीं सकती। इस सोच के साथ कुछ दिन पहले जब हमने इस मुद्दे पर पाठशाला में चर्चा की थी, तब ये फैसला लिया, इन बच्चों के चेहरे को नहीं दिखाया ताकि भविष्य में उन्हें समाज के सामने अपमान का सामना ना करना पड़े। मैं रिवीजन करा देती हूँ आपको। चिंता इस बात की नहीं है कि युवा अपनी बातें क्यों कह रहे हैं, कहनी चाहिए। चिंता इस बात की है कि वो ये बातें किस भाषा में कह रहे हैं। कोई सभ्य समाज इस भाषा को नहीं दिखा सकता। मैं तो सुना ही नहीं सकती। एआई की ये तस्वीरें मैं इसलिए चला रही हूँ क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे ये बच्चे कल को जब नौकरी मांगने जाए या घर से अपने बाहर निकले तो उनकी फोटो देखकर लोग ये पूछा, रहे ये तुम ही हो ना, ये सब गलत काम तुम ही कर रहे थे ना। इनके भद्दे बयानों को मुझे बीप करना पड़ा है। नैतिक जिम्मेदारी के तहत मैं इन बच्चों के चेहरे नहीं दिखाना चाहती ताकि कल को इन बच्चों के माँ बाप को शर्मिंदा ना होना पड़े। इन बच्चों को अपने दोस्त, रिश्तेदार और अपने अड़ोस पड़ोस में मास्क लगाकर ना घूमना पड़े। इन बच्चों को ये रील्स दिखा दिखा कर कोई ये ना पूछ ले, तुम ही हो ना। जब ये बच्चे असल दुनिया में कदम रखेंगे या कहीं नौकरी करने जाएंगे या कहीं काम करेंगे तो इन्हें एम्बैरेस ना होना पड़े। और ये कुछ दिन पहले हमने दर्शकों के सामने बात रखी थी। चिंतित तो हम भी थे कि समाज में ये क्या हो रहा है, ऐसी गंदी भद्दी बातें कही जा रही है कि हम दिखा भी नहीं सकते हैं। हम क्या पेश कर रहे हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। बहुत तरीके हैं। इस देश में पहली बार इस तरीके से जेनजी जो है वो प्रदर्शन नहीं कर रही है। देश की आज़ादी में भी उस वक्त के जेनजी फांसी पर चढ़ गए थे, लेकिन ऐसी गंदी भद्दी गालियां नहीं दी थी। लेकिन तब भी हमने कहा था एआई की विजुअल्स चलाएंगे और जो तस्वीरें हम बच्चों की चलाएंगे वो ब्लर रहेगी। पीएम मोदी ने कल उस बात पर मुहर लगा दी रात को जब वो मुखातिब हुए जेनजी से। और इन भटके हुए बच्चों को माफी देने के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। क्या किया उन्होंने? गाली गलौज से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। आइए भटके हुए लोगों को सही राह दिखाएं, आइए मिलकर काम करें। इस संदेश के बाद कांग्रेस का कष्ट इतना बढ़ गया कि उनके दिग्गज नेता पीएम मोदी को घेरने में जुट गए। पवन खेड़ा कह रहे हैं, लो कर लो बात। देश इनसे माफी मांगने को कह रहा है और ये देश को माफ कर रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी ने माफी देते हुए संयम का संदेश दिया, लेकिन कांग्रेस के रिएक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उनकी सियासत का पूरा नैरेटिव ही बदल गया ना। फिर क्या करें? जयराम रमेश जी लिख रहे हैं, बीती रात प्रधानमंत्री ने आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा दिखाते हुए कहा कि उन्होंने हमारे युवाओं को माफ कर दिया है। यह देश और उन युवाओं का अपमान है जिन्होंने उनकी सरकार के दौरान पीड़ा झेली है और जो पूरी तरह न्यायोचित रूप से उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की इंस्टाग्राम सभाएं अब किसी को बेवकूफ नहीं बना सकती। अरे जेनजी को माफ कर देना बेवकूफ बनाने जैसा कैसे है? कैसे? कांग्रेस एक तरफ युवाओं के खिलाफ एफआईआर पर फायर मोड में दिखाई दे रही है, लेकिन पीएम मोदी इस फायर पर पानी डाल रहे हैं तो कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। कल ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाते हुए लिखा कि जब छात्रों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया तो अब आप बदले की भावना से उन पर एफआईआर करवा रहे हैं, जबरन हिरासत में ले रहे हैं। युवाओं ने आंदोलन पर इस शर्त पर वापसी की थी या वो वापस कर लिया था कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी। अब आपकी सरकारें अपनी ही जुबान से पलट गई है। यह बात किसी और ने नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही। अब जब पीएम बोल रहे हैं कि चलो हमें माफ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तो कह रहे हैं देखिए आत्ममुग्धता है ये। यानी कांग्रेस जिसे मुद्दे को सियासी खेल बनाने की तैयारी कर रही थी, पीएम मोदी ने उस पूरे खेल का मैदान पलट दिया और इसीलिए अब विपक्ष के इस नैरेटिव में कॉकरोच जनता पार्टी कूद गई। सुन लीजिए कि अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज़ करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है।
सौरभ दास कह रहे हैं कि इस देश में गाली देना कब से कानूनी अपराध बन चुका है। हैरानी की बात यह है कि सौरभ दास खुद को एक स्वतंत्र खोजी पत्रकार कहते हैं, जो कानून और न्यायपालिका से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं। आज इनकी जानकारी के लिए यह बताना जरूरी है, गाली देना एक अपराध है, सालों से कानूनी दायरे में आता है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 356 मानहानि से संबंधित है। यह धारा किसी व्यक्ति के प्रतिष्ठा, सम्मान को हानि पहुंचाने वाले झूठे बयान को अपराध मानती है। सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करना, किसी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली बातें शेयर करना एक अपराध है। 2 साल की सजा, जुर्माना ये भी है। और सौरभ दास खुद को कहते हैं हम तो लॉ वाली पत्रकारिता कर रहे थे। आई डोंट नो। सबसे अहम बात वो है जो 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कही। कोर्ट ने कहा जिन प्रदर्शनकारियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उन्हें छोड़कर बाकी लोगों के खिलाफ कोई सजा की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद भी अगर विपक्ष FIR के मुद्दे पर भ्रम बनाने की कोशिश करे तो हम इतना ही कह सकते हैं, पब्लिक है, सब जानती है। और अब हमारे स्पेशल गेस्ट फैकल्टी हमारी न्यूज की पाठशाला में हमारे साथ जुड़ चुकी है। आज की पाठशाला बहुत खास है क्योंकि आज टाइम्स नाउ नवभारत का 5वां जन्मदिन है और इस मौके पर पाठशाला में गेस्ट फैकल्टी भी बहुत खास है। हमारे यहाँ कहते हैं साधु संत और गुरु अगर पाठशाला में आशीर्वाद देने के लिए आ जाए तो आने वाला साल बहुत बहुत शुभ होता है। और इसीलिए आज हमने बाबा रामदेव का स्वागत करने की ठानी है। योग गुरु बाबा रामदेव आज न्यूज की पाठशाला के बहुत बहुत guest प्रणाम faculty मेरी है। प्यारी बहन। प्रणाम। और हमारे यहाँ तो गुरु को वंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर के रूप में हरि मानते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम आहा। यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। और थे तो राजस्थान रही हो। राजस्थान में पता है क्या कहे? हाँ, राजस्थान में बोलते हैं मैं तो उनरे संतारा कहीं जो दास जिन्होंने मोहे तार लिया। परहित काज संवारे सदाए करे जगत कल्याण। परहित काज संवारे सदाए करे जगत कल्याण। उनमें कोई अंतर नहीं संत कहो चाहे राम जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उनरे संतारा कहीं जो दास जिन्होंने मोहे तार लिया। बहुत खूब। अच्छा, मारे नहीं खबर कि आप रे इतनी बढ़िया मेवाड़ी और मारवाड़ी भी आ रहे हैं। अरे वाह, हमारी माता जी राजस्थान रही है ना, तो कौन राजस्थान रो है। हाँ, अरे वाह गजब। ये तो एक अलग ही कई के वे रिश्तो वे गयो है मारो आप ला रहे ते तो घनी सारी। अरे वैसे आज जो हम बात कर रहे हैं बाबा जी, आज नैतिक शिक्षा की बात कर रहे हैं और इसमें हम ये बता रहे हैं कि राजनीति, समाज, परिवार और संस्कार कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री ने अपनी दिवंगत मां के लिए जो अपशब्द आपने भी देखा वहाँ प्रोटेस्ट में कहे गए थे, उस अपशब्द के बदले में सजा की जगह माफ़ी और मार्गदर्शन की बात की है। संस्कार की पाठशाला। संस्कार की पाठशाला। और ये सबसे पहले शुरू होती है हमारी संवैधानिक, लोकतांत्रिक, मानवीय, नैतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक जो मूल्य है। एक तरफ हमारा संविधान और दूसरी तरफ हमारे सनातन मूल्य, इनमें कोई फर्क नहीं है और इनको माता पिता को आचरण से सिखाना पड़े। बच्चों को आप कुछ बोलेंगे ना, उसकी बजाय आप जो करते हैं ना, उसका असर बच्चों पर बहुत पड़ता है। तो मैं तो माता पिता से कहूँगा कि आप ऐसा आचरण कीजिए जिसका अनुकरण करके आपके बच्चे गौरव अनुभव करें। तो माता पिता आपस में गाली गलौज ना करें, गाली गलौज करने वाले वीडियोज़ ना देखें, गाली गलौज करने वाले शो ना देखें। हम एंटरटेनमेंट के नाम पर ऐसे शो देखते हैं अपने घरों में, इतनी वर्गरता, इतनी अश्लीलता, इतनी नग्नता चारों तरफ मीडिया में और सोशल मीडिया में छा गई है। गली मोहल्लों में भी लोग गाली गलौज करते दिखते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी, कई बार हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे के साथ गाली गलौज कर लेते हैं। उसका संस्कार बच्चों पर पड़ता है। हमारा एक भी बच्चा पतंजलि गुरुकुल में, आचार्य कुल पतंजलि भारतीय शिक्षा बोर्ड का बच्चा एक भी गाली नहीं देता है। एक जेनजी तो आपके यहाँ भी है ना, जेन अल्फा भी है। आप उनको ऐसे कौन से संस्कार देते हैं? क्रोध तो उनको भी आता होगा, वो भी कहीं हम संयम के संस्कार देते हैं। हम कहते हैं हर काम को विवेक पूर्वक करो।
यदि आपका विवेक मर जाता है तो आप कहाँ जाकर के गिरेंगे कुछ पता नहीं। इसलिए कभी भी हमारा विवेक नहीं मरना चाहिए। इसको हमारा संविधान में कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट रहो और अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य को कभी मत भूलो। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं। और जो बच्चा आज प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है और आप कह रहे हो कि देखो क्या गजब कर दिया बच्चे ने, जो है ना, बेटी ने हिम्मत कर दी, बेटा ने हिम्मत कर दी, प्रधानमंत्री को गाली दिया, वो कल को आपको भी गाली दी। तो इसलिए हमको, और गाली देने की तक कोई बात नहीं है, गाली देने से उनको कौन से संस्कार हम दे रहे हैं, उनकी परवरिश कैसे कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए माता पिता को संवेदनशील होना पड़ेगा। कुछ जिम्मेदारियां अभिभावकों को लेनी पड़ेंगी, कुछ जिम्मेदारियां बच्चों को खुद लेनी पड़ेंगी और कुछ जिम्मेदारियां समाज के बड़े लोगों को लेनी पड़ेंगी, मीडिया को भी लेनी पड़ेंगी। जैसे आपने विषय उठाया तो मीडिया भी जवाबदेह हो, समाज का सारा तंत्र माने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और सारे लोग, यही तो लोकतंत्र हमें सिखा। बाबा, लेकिन जैसे आपने जो वेशभूषा धारण की हुई है भगवा, क्या आज का बच्चा इससे रिलेट करता है, कनेक्ट करता है, या आपको देखते हैं तो उनको लगता है व्हाट इज ही वेयरिंग? ऐसे वाले भाव, ऐसे बच्चे आपको मिले? 99% बच्चे हमें अपने साथ अलाइन पाते हैं, क्योंकि हम बच्चों के साथ बच्चों की बात करते हैं, जवानों के साथ जवानों की, उनके हेल्थ की, उनके एजुकेशन की, उनके कैरियर की, उनके आगे फ्यूचर में उनको कैसे सक्सेस पाने, कैसे वेल्थ क्रिएशन करना है। तो हम जिसके साथ जब बैठते हैं, जिसके साथ बात करते हैं, तो उसके साथ एकात्म हो जाते हैं। हम अपने आप को बच्चों से, जवानों से, बुजुर्गों से, हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई, जैन, बुद्ध से भिन्न नहीं मानते, अभेद दृष्टि रखते हैं ना। तो इसलिए हम सबके साथ अपने आप को एकात्म कर लेते हैं। और यही दृष्टि भारत की दृष्टि है, अभेद दृष्टि। ये तो भेदभाव वाली दृष्टि है ना, जाति वर्ग समुदायों के नाम पर एक दूसरे में फूट डालते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं यदि वैदिक हिंदू सनातनी हूँ तो मैं आपको सनातनी मुसलमान देखता हूँ। मैं सबके भीतर एक ही तत्व को, एक ही ब्रह्म तत्व को, एक ही खुदा अल्लाह गुरु अकाल ऑलमाइटी को देखता हूँ। और इसीलिए यही देश को आगे ले चलेगा। ये बात तो एकदम सही है। लेकिन ये जो डुअल स्टैंडर्ड, हिपोक्रेसी जिसे कहते हैं बाबा, कर्नाटक में सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट होता है तो इंस्टाग्राम अकाउंट होल्डर्स के खिलाफ एफआईआर हो जाती है। दिल्ली में कुछ और ही है, कर्नाटक में कुछ और है। ये जो पॉलिटिक्स का डबल स्टैंडर्ड है, उसके लिए आपके मन में दोगलापन, दोहरापन किसी भी तरह से, चाहे राजनीतिक जीवन हो, वैयक्तिक जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, धार्मिक आध्यात्मिक जीवन में हो, दोगलापन किसी के लिए भी ठीक नहीं है। हमारे यहाँ तो दोहरा चरित्र मान्य ही नहीं है। हमारे वेद में कहा यद अंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तद अंतरम। हम भीतर बाहर से एक जैसे। और धोखा किसको देना चाहते हैं आखिर? भगवान तो हमें देख रहा है ना। नहीं तो ये ऐसा करते क्यों, आपको क्यों लगता है? मतलब केरला में अगर बच्चों पे कैनन होता है, वाटर कैनन, तो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ होता है तो कहते हैं बर्बर। तो इसलिए सबको मैंने कहा ना कि लोकतांत्रिक, संवैधानिक, मानवीय, नैतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक मूल्यों को हमें केंद्र में रखना पड़ेगा। तो जाकर के ये जो चारों तरफ विद्रोह, बगावत और अफरा तफरी जो फैली है ना, ये खत्म होगी। अच्छा, अभिजीत दीपके ने, आपने सुना ही होगा, वो आपके बयान पर बयान दे रहे हैं। आपने कहा था ना कि देश का शिक्षा मंत्री सड़क नहीं संसद से तय होगा। उन्होंने कह दिया कि आप अपने पतंजलि के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। क्या मैसेज देंगे उनको? कुछ नहीं कहना। मतलब मैं ये यदि कहूँ तो जो भी जैन चीज़, मैं एक व्यक्ति के बारे में नहीं कहूँ, जो भी जैन जी सड़कों पर आकर के जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन विरोध करें, उनको मैं उनको शाबाशी दूंगा। चलो धन्यवाद, किसी बात का विरोध करने का साहस आप जुटा पाए। उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? जो हम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, हमारी तो क्वालिटी पर हम 100% ध्यान देते हैं और आगे भी देंगे। हम तो रिसर्च भी कर रहे हैं। हम तो प्रोडक्ट बनाने से लेकर के करेक्ट बिल्डिंग, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और नई के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। जो जजेस खड़े होकर के सड़कों के ऊपर जो है फोड़पना कर रहे हैं, उनसे पूछो ना, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन फॉर नेशन बिल्डिंग? हमने तो पूरी दुनिया के 200 देशों के करीब 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हेल्थ दिया, आरोग्य दिया है, शिक्षा दी है, चिकित्सा दी है, संस्कार दिए हैं, उनको जीवन में आगे बढ़ने का हौसला दिया है। तो जो लोग हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं ना, उनसे एक बार जरा पूछ ले कि व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, यू से फास्ट। बाबा, लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि बाबा आयुर्वेद को तो बढ़ावा देते हैं, लेकिन जब उनकी तबीयत खराब होती है तो सीधा एलोपैथी का। एक बार भी मैंने कोई एलोपैथी की दवाई नहीं ली, एक बार भी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ। तो ये तो फालतू के हमारे नाम से अब क्या करें। पहले तो लोग जो फोटोशॉप करते थे, अब तो यही से कुछ भी बना लो। स्वामी रामदेव ने कोई कभी हॉस्पिटल में सिंथेटिक दवाई नहीं ली
हाँ, धरने के बाद एक बार जरूर उठा के लेकर के गए थे हॉस्पिटल में। बाकी कब स्वामी रामदेव हॉस्पिटलाइज हुआ, कब मैंने मॉडर्न मेडिकल साइंस का सहारा लिया। और अभी तो चिंता मत करो, 100 साल तक ऐसे ही ठाठ बाट से रहने वाला हूँ और सारे पापियों की छाती पर चने धरने वाला हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, वो दो आंदोलन आपस में जुड़ते हैं, आपको याद आता है उस वक्त के आंदोलन में आपके साथ? देखिए, क्या-क्या हुआ आंदोलन था? में तो सरकारें हमेशा ही कभी कभी उसमें कठोरता बरतती है, ऐसा नहीं बरतना चाहिए। हाँ, जो शांतिपूर्ण आंदोलन है उनको तो कतई नहीं कुचलना चाहिए। और हाँ, आंदोलन के नाम पर जो लोकतंत्र और कानून इसमें समानांतरता आपने देखी थी क्या? सोनम वांगचुक अनशन था, देखो अनशन पर थे, वहां पर अन्ना हजारे थे। सोनम जो है ना, वो उनकी एक एक बात, आप एक एक शब्द उनके सुनेंगे ना, उसमें तहजीब है, उसमें एक अनुशासन है, उसमें कुछ एक विजन है। उनकी तरह कोई आंदोलन करे तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब वो कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक तो झुक गए, कॉम्प्रोमाइज हो गए। ऐसा देखो, ऐसे जैसे बाबा रामदेव कॉम्प्रोमाइज हो गए थे उस आंदोलन में। वही तो कह रहा हूँ ना, अब जिन लोगों को तहजीब नहीं है, हाँ। जिन लोगों के भीतर संस्कार नहीं है, जिनको लोकतांत्रिक और संवैधानिक मन का ना मानवीय आध्यात्मिक सांस्कृतिक मूल्यों का बोध नहीं है, वो हर एक किसी को झुका हुआ और खुद को जो है योद्धा बताएं, अराजकता को जो आंदोलन का नाम दें, उनके लिए तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बाकी जो अच्छे जंजीज हैं उनको प्रणाम है, वो आगे बढ़ते रहें। अब एक आखिरी सवाल बाबा रामदेव, लोकतांत्रिक जो उनका हक है विरोध का, उस पर कायम रहे। अब आखिरी सवाल, चढ़ावा चोरी में जैसे ही इसका जिक्र कर रही हूँ और पप्पू यादव का चेहरा आ रहा है, आप उस पर बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब, और ये वो वाला बात नहीं कि आप उससे भाग जाना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ, आप ऐसा लग रहा है व्यतीत हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं ये कह रहा हूँ, चोरी एक मंदिर में नहीं, बहुत मंदिरों में, तो करीब 1 लाख करोड़ तो सरकारें मंदिरों का चंदा ले लेती है। और फिर जो टैक्स का पैसा मिलता है देश के विकास के लिए, उसमें से भी चोरियां हो जाती हैं अलग अलग स्तरों पर। तो चोरी चकारी रिश्वतखोरी ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। उस पे तो एसआईटी की जांच हो गई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो संसद परिसर में जो हुआ इसलिए है, मैं बोल रहा हूँ, चोरों को फांसी की सजा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संसद में ऐसे भगवा कपड़ा पहन करके, साधु का या पुजारी का वेश धारण करके, और फिर भगवान की प्रतिमा को किसी के चरणों में डाल करके, और ये जो अभद्रता की है, ये तो एक तरह का हमारा, मैं कहूँगा, धार्मिक अपराध है, सामाजिक अपराध है, राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टि से भी। क्या आपको लगता है सनातनी माफ करेंगे? ऐसा देखिए, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, विरोध करने के सभ्य तरीके अपनाने चाहिए। पर ये कितना आसान है ना कि सनातन के धार्मिक प्रतीकों को आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये सोच रही थी, मैं अपने पिताजी से कह रही थी, किसी की हिम्मत है वहाँ जालीदार टोपी पहनकर बिठा दे, किसी की हिम्मत है किसी पादरी के कपड़े पहनाकर बिठा दे, या निहंग का चोला पहनाकर बिठा दे, किसी की हिम्मत नहीं। हिंदू इतने सहिष्णु है ना, इतने ज़्यादा हम लोग उदारतावादियों के नाम पर इतने ज़्यादा हम लोग एक तरह से कायर कमज़ोर बुज़दिल हो गए कि हमें कोई भी गाली दे जाता है, कोई भी हमारा किसी भी तरह से अपने सांस्कृतिक विरासत का, अपने पूर्वजों का, देवी देवताओं का अपमान कर देते हैं। ठीक, बाबा रामदेव, बहुत बहुत शुक्रिया, आप न्यूज़ की पाठशाला में आए। न्यूज़ की पाठशाला के दर्शकों को अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? बस ये कहूँगा कि न्यूज़ की पाठशाला को आपने एक नया आयाम दिया है, और उसमें माने सत्य के साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत और जो हकीकत है, विज्ञान है, माने अद्यतन और सनातन का समन्वय करके, और लोगों के जीवन से जुड़े हुए मुद्दों को न्यूज़ की पाठशाला में सम्मिलित करके एक बड़ा प्रतिमान स्थापित किया है। टाइम्स नाउ नव भारत के लिए मेरी बधाई। और न्यूज़ की पाठशाला में ये बात गारंटेड है कि आपको फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इस क्लास के बाद न्यूज़ की पाठशाला में बारूद पर बैठे पाकिस्तान की क्लास। इन दिनों ऑल आइज ऑन गाजा नहीं है, ऑल आइज ऑन पीओके है, क्योंकि पीओजेके में पाक आर्मी के जुल्म सितम से जो चीख पुकार सुनाई दे रही है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान आफ्टर ऑल खींच लिया है। मुनीर की सेना पीओजेके में हर उस आवाज को दबा देना चाहती है जो अपने हक के लिए पाकिस्तानी सेना और सरकार से ज्यादती के खिलाफ, निष्पक्ष चुनाव के लिए और महंगाई के खिलाफ उठ रही है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पूरे पीओजेके को जलियांवाला बाग बना दिया।
पाकिस्तानी सेना अब तक 130 बेगुनाह नागरिकों को गोली मारकर मौत की नींद सुला चुकी है। वहां के लोगों को अपनों की मौत का गम तो है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत के जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल पीओजेके के प्रदर्शनकारियों के सामने फेल्ड मार्शल साबित हुआ है। अपने हक और हुकूक के लिए पीओजेके से उठी विद्रोह की चिंगारी भड़कते हुए पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में अब फैल रही है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मैं आपको बता देती हूँ वो कौन कौन से इलाके। आइए जरा, चलिए भाई, बोर्ड बाबू को कीजिए प्रणाम। अब ये देखिए आप, पाकिस्तान में विद्रोह की चिंगारी कहां कहां फैली हुई है। इस्लामाबाद में फैल गई है, रावलपिंडी में भी ये दिखाई दे रही है, लाहौर में भी इसी तरीके की अब आवाजें बुलंद हो चुकी है और कराची में भी इस वक्त इसी तरीके का हंगामा देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहां ये तमाम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वहां से आ रही तस्वीर पाकिस्तान की सच्चाई को बयां कर रही है। शुक्रवार को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। आप जानते हैं, इस्लामाबाद के G10 मरकज से बड़ी रैली निकली। इसमें पूर्व सेनेटर मुश्ताक खान के साथ कई लोग शामिल हुए। रैली में आए लोगों ने पीओके के प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया, पाकिस्तानी हुकूमत के जुल्म के खिलाफ खड़े रहने का भरोसा दिया। इस्लामाबाद से उठी इस आवाज ने मुनीर और शहबाज को परेशान कर दिया, क्योंकि इस्लामाबाद की सड़कों पर अवाम ने एक सुर में इनकलाब की आवाज बुलंद की। इस्लामाबाद में हुए प्रदर्शन में पीओजेके के लोगों को स्थानीय लोगों का समर्थन मिल रहा है। इस्लामाबाद में ही नहीं, लाहौर में भी जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। लाहौर में पाकिस्तान की सेना का हैवानियत भरा चेहरा दिख रहा है। प्रदर्शनकारियों के हाथों में सिर्फ प्लकार्ड और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के झंडे नहीं थे, बल्कि वो नारे लगा रहे थे आजादी। आजादी की आवाज से खौफजदा मुनीर की सेना लोगों को उठाकर जेल में अब डाल रही है। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में, दुनिया भर में अब पाकिस्तानी सेना और सरकार की हैवानियत पर थू थू हो रही है। पीओजेके के हजारों समर्थकों ने सेंट्रल लंदन में स्पीकर्स कॉर्नर से पाकिस्तान हाई कमीशन तक एक बड़ा विरोध प्रदर्शन निकाला। रावलाकोट में खून खराबा बंद करने, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से सेना को हटाने की मांग की। बांग्लादेश में भी पाकिस्तानी सेना की कायराना करतूत के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला गया। ढाका में हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने और उसकी दमनकारी नीतियों ने पूरी दुनिया को जगा दिया, और इसीलिए तो विरोध हो रहा है। लेकिन हैरानी देखिए आप, और हैरानी की बात समझिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों को ना अपने लोगों का खून दिख रहा है, ना सड़कों पर बिखरी लाशें दिख रही है, ना ही इंसाफ की गुहार लगाती आवाजें। उन्हें अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो हर विरोध की तस्वीर में भारत भारत। ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री कह रहे, पीओजेके में सरकार विरोधी प्रदर्शन कर रहे लोगों को हम भारत की तरह पाकिस्तान का दुश्मन मानते हैं। ऐसे लोगों से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो सकती। ख्वाजा आसिफ, आप भले ही पीओजेके की आवाज ना सुनना चाहे, वहां की आवाम से बात ना करना चाहें, आपको इसमें भारत की साजिश जो दिख रही है तो मैं साफ बता दूं, दिल बहलाने के लिए ख्वाजा आसिफ ये ख्याल अच्छा है, क्योंकि ये हरकतें आपकी है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम भारत हैं, हम दीवाने नहीं होते। पीओके हमारा है, हमारा था और हमारा इंशाअल्लाह जल्दी होगा, और ये हकीकत आप भी जानते हैं। आपकी संसद से पाकिस्तान के भविष्य का ऐलान कोई और नहीं, आपके ही सांसद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के नेता ना, वो शुतुरमुर्ग की तरह आने वाले तूफान का सामना करने की बजाय रेत में मुंह छिपाकर बैठे हुए हैं। हमेशा से इनकी यही फितरत रही है। भारत के खिलाफ साजिश वाली अफीम खुद भी लो, आवाम को भी नहीं दो। भारत ने पीओजेके पर एक बार फिर साफ कर दिया है, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में हुए चुनाव, और ये चुनाव नहीं है, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली कोई
प्रोसेस थी। पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण है। फेल्ड। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल वो ये कह रहे हैं कि पीओजे में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी लगातार दमन कर रहा है। लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन घटनाओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान की कार्रवाई की जांच करने और उसे जवाबदेह ठहराने की अपील कर दी है। और भारत ने सिर्फ यही नहीं किया है, साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है, हमेशा रहेगा। वो है ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए। पाकिस्तान इस वक्त यही कर रहा है पीओजे की। पाठशाला के दर्शकों को आज एक तस्वीर और देखनी चाहिए जो पाकिस्तान को बेनकाब करती है। पाकिस्तान के टीवी पर बैठकर वहां के पीएम शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह कबूल कर रहे हैं कि हमने सीमा पार लड़ने के लिए जिन मुजाहिदीनों को तैयार किया था आज वो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। तो राणा सनाउल्लाह अब कबूल कर रहे हैं। हम तो हमेशा से कहते थे आस्तीन में सांप पाल रहे हो, खुद ही डसेगा आपको। अब क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के समाज में कहावतें एक ही जैसी होती है ना। दूसरों को गिराने के लिए जो गड्ढा खुद खोद रहे हो, एक दिन उसी में गिरोगे। अब दिख रहा है ना। और अभी तो ये गड्ढा कब्र बनेगा। इस बात को याद रखे पाकिस्तान, क्योंकि अभी पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है कि जो दिखाया जाता है वो अलग है, जो सिखाया जाता है वो अलग है, और जो सत्य है वो अलग है। अब आपको मैं लेकर चलती हूं हमारे इलाके से थोड़ा दूर। पाठशाला में अब मोरक्को की वो भीड़ जो बिन बुलाए जबरदस्ती स्पेन में घुस गई, और स्पेन की पुलिस, आर्मी और फोर्स कुछ कर ही नहीं पाए। यकीन मानेंगे आप? जरा सोचिए, आपके घर में कुछ लोग आपकी इजाजत के बगैर बिन बुलाए घुस जाए, जबरदस्ती आपके ड्राइंग रूम के सोफे पर धमक कर बैठ जाए, बेडरूम में पैर पसार कर लेट जाएं, आप क्या करेंगे? हैरान हो जाएंगे ना, गुस्सा भी आएगा। और इसके बाद आप पूछेंगे, हेलो हाँ भाई साहब, आप कौन? ये बिना पूछे मेरे घर में कैसे घुसा है? ये क्या समझ रखा है तुमने, धर्मशाला है, कोई सराय है? लेकिन सच में ऐसा ही कुछ स्पेन के एक शहर सियोटा में हुआ है। क्या है शहर का नाम? सियोटा, जहां एक मुस्लिम देश मोरक्को से आई हजारों की भीड़ अवैध रूप से स्पेन में घुस गई। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये लोग समंदर के रास्ते तैरकर अपनी जान खतरे में डालकर स्पेन के सियोटा शहर में पहुंचे हैं। तस्वीरें देख लीजिए, किस तरह ये लोग जबरदस्ती स्पेन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये इलाका इनका नहीं है, तैर तैर कर आ रहे हैं। ये देखिए कैसे तैर तैर कर, वो देखिए कैसे एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे खूब सारी मछलियां एक साथ पानी में घुसाई। लेकिन ये तो इंसान है मोरक्को के, जिसे जहां रास्ता मिल रहा है, मौका मिल रहा है, बस एंट्री कर दिए जा रहा है। कोई दीवार कूदकर, कोई गेट फांदकर, किसी बात की परवाह नहीं है इनको। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि आखिर स्पेन की सरकार इन्हें रोक काहे नहीं रही है? आ रहा है कि नहीं? यहां तैनात फोर्स इन्हें पीछे क्यों नहीं हटा रही है? लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी हुक्म, मोरक्को से आई इस भीड़ के पास स्पेन में मिला एक ऐसा वरदान है जो इन्हें बेधड़क मुंह उठाकर स्पेन में एंट्री का मौका दे देता है। इसके बारे में आगे मैं बताऊंगी, लेकिन फिलहाल इनके इस वरदान के चक्कर में सियोटा शहर के लोगों की जिंदगी नर्क बन गई है। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में बहुत से सवाल आ रहे होंगे, लेकिन एक एक करके उन सवालों का जवाब दें। सवाल ये होगा कि आखिर स्पेन की सरकार इतनी लाचार क्यों है? इतने हजारों लोग घुसे चले आ रहे हैं, भैया कोई रोकने वाला नहीं है। घरों में घुसे चले जा रही है भीड़, कोई रोकने वाला नहीं है। आज स्पेन चाहे तो भारत से सबक सीख सकता है।
हम चुन चुन कर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाल रहे हैं। हालांकि यहाँ भी बड़े ऐसे ये परजीवी टाइप हैं जो आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, इनको कैसे बाहर निकाला जा रहा है। इन सब के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन आपको नक्शे की मदद से इस पूरे इलाके को समझा देती हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोर्ड बाबू का रुख करते हैं। अब इसको आप ऐसे समझिए, ये 3 मैंने आपके सामने जो है पहले आप इसको समझिए। ये इलाका है स्पेन और ये इलाका है मोरक्को। समझ गया? ठीक है। अब स्पेन, ये जो सियोटा शहर है ना, वो बिल्कुल यहां पर है, मोरक्को की सीमा पर लगता हुआ। ठीक। और ये जो तमाम लोग हैं ये आ रहे हैं यहां से तैरते हुए। कैसे? ये मोरक्को है, हाँ, यहां से ये यहां से तैरना शुरू किया और ये चले गए यहां पर। हाँ, इतना दूर कहाँ है भैया, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सियोटा भले ही भौगोलिक तौर पर यहां पर मौजूद है अफ्रीका में। ये जो बहुत दूर आप कह रहे हो ना, ये कितना है? ये लगभग 300 से 500 मीटर, ज्यादा नहीं है। इतना तो तैर ही लोगे। हाँ, मतलब स्पेन और जो यूरोपीय संघ है उसका हिस्सा है क्या ये सियोटा। यानी अगर कोई प्रवासी सियोटा में घुस जाता है तो वो यूरोप की सीमा तक पहुंच जाता है आराम से। यही वजह है कि हजारों लोग हर साल यहां से यूरोप में दाखिल हो जाते हैं। तो पहले तो आते हैं यहां से यहां पहुंच गए, फिर आप जब यहां पहुंच जाओगे तो आप फिर यूरोप में पहुंच ही जाओगे। इस बार हालात लेकिन ज्यादा बिगड़ गए। अच्छा, अब आप कह सकते हैं ये यहां पर क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना? इस इलाके से तैरकर क्यों नहीं आ रहे हैं? इस इलाके से इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत पानी ठंडा होता है। अटलांटिक ओशन के आसपास आ जाता है मामला, तो यहाँ बहुत ठंडा हो जाता है। यहाँ पे बड़ा मामला क्लियर है, आप जैसे चाहे तैर कर वैसे आ जाइए, बोट से आ जाइए और कोई रोकेगा नहीं। क्यों नहीं रोक रहा है? सस्पेंस अभी बने रहने दीजिए, मैं बताऊंगी आपको। 48 घंटे के अंदर मोरक्को के करीब 60,000 लोग तैरकर पैदल चलकर सियोटा में घुस गए हैं। 34 शरणार्थियों की मौत। पिछले साल 2025 में यह आंकड़ा 35 से 50 लोगों की मौत का था। इस हफ्ते की शुरुआत में करीब 1500 लोग सियोटा में घुस गए थे। जैसे ही खबर मोरक्को में फैली वैसे ही लोगों की भीड़ स्पेन के लिए रवाना हो गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब स्पेन के सामने यह संकट आया हो। 2021 मई का महीना था। सिर्फ 2 दिन के अंदर जानते हैं कितने? 8,000 से ज्यादा मोरक्कन्स सियोटा में घुस गए थे। और इस बार मोरक्को से आने वाले ज्यादातर लोगों ने सियोटा में तैनात स्पेन फोर्स को चकमा देने के लिए तड़के सुबह का वक्त चुना, क्योंकि तब सैनिकों की चौकसी कम होती है। गुरुवार सुबह 3,000 प्रवासी एक साथ सियोटा में घुसने की कोशिश करते हैं और इस दौरान फोर्स पहुंच जाती है, भगदड़ मच जाती है, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ते हैं, दबने दम घुटने की वजह से मरते भी हैं। 100 से ज्यादा स्पेन फोर्स के जवान भी घायल होते हैं। सोचिए, किसी शहर में अचानक 60,000 लोगों की भीड़ घुस जाए, भूखी प्यासी, और उनके पास खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए पैसे भी ना हो, तो उस शहर का क्या हाल होगा बताइए ना। अराजकता नहीं, और स्विमिंग के बाद तो आप जानते ही क्या हालत होती है। जिसको जहां मौका मिला हुक्म वहीं लूटपाट शुरू। स्पेन के सियोटा शहर में यही हो रहा है। भूखे प्यासे ये तमाम लोग किराना दुकानों को लूट रहे हैं, सुपरमार्केट को लूट रहे हैं। शहर में खाने पीने की चीजों की किल्लत हो गई है। पुलिस एक किराना दुकान में शरणार्थियों को खदेड़ते दिख रही है। हालत ये हो गई है कि सियोटा में किराने की दुकानों के चारों तरफ एक बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा है क्योंकि सुपरमार्केट के बाहर सैकड़ों भूखे प्रवासी इस इंतजार में खड़े हैं कि कब इन्हें अंदर जाने का मौका मिले और ज्यादा से ज्यादा खाने पीने की चीजें लूट लें। हथियारबंद पुलिस वाले सुपरमार्केट के चारों तरफ तैनात हैं। सियोटा की एक स्पेनिश महिला का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। यह महिला बता रही है कि शहर में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। ये घुसपैठिए जो हैं शहर पर हमला कर रहे हैं।
घरों से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं रहा। उसने खुद को घर में बंद कर लिया है। और ये महिला कह रही है कि अब शहर में घुसे शरणार्थियों की भीड़ इसके घर में भी घुसने की कोशिश कर रही है। स्पेन की सरकार के लिए, उनके लिए, अब उन तक मदद पहुंचाने के लिए बहुत बढ़िया जरिया दिख नहीं रहा है। कोशिश तो हो रही है। और इस सिचुएशन को देखकर सियोटा के प्रशासन ने स्पेन की राजधानी मैड्रिड से कांटेक्ट किया है और सरकार से कहा है, भैया इमरजेंसी सिचुएशन है, जल्दी आ जाओ। स्पेन सरकार ने जो जवाब दिया है, अगर आप सुनेंगे ना हैरान हो जाएंगे। स्पेन की सरकार पता है क्या कह रही है? नहीं 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 नहीं, कहां इमरजेंसी, इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी है, इसे इमरजेंसी सिचुएशन नहीं कह सकते आप। स्पेन के गृह मंत्रालय का कहना है कि देश के कानून के मुताबिक बड़ी संख्या में प्रवासियों का प्रवेश राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा खतरा नहीं माना जाता है। इसी कानूनी आधार पर ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता है। सोचिए आप, ये तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे एवरीथिंग इज फाइन, ये तो छोटी मोटी चीज है। और वहां स्पेन में आप देखिए, मोरक्को के घुसपैठियों पर नरम मुलायम ये सरकार जो बनी हुई है, सियोटा में हालात खराब है। अपने देश के टैक्स पेयर की कमाई पर मोरक्को के लोगों को आप कैसे देख रहे हैं? ऐश मस्ती कर रहे हैं। दूसरी तरफ स्पेन का सुप्रीम कोर्ट है जो दोनों बाहें फैलाए इन घुसपैठियों को अपनाए जाने का रास्ता निकाल रहे। कुछ दिन पहले की बात है, स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। मैं कह रही थी ना आप हैरान हो जाएंगे सुनकर। तो स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या दिया? हुक्म, समुद्र के रास्ते सियोटा या मेलीला पहुंचने वाले प्रवासियों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के सीधे मोरक्को वापस नहीं भेजा जा सकता। इन प्रवासियों को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही वापस भेजा जाए। अब आप सोचिए, इतने सारे लोगों को वापस भेजने की कानूनी प्रक्रिया, कितना समय लगेगा उसमें? अब तक ये लोग स्पेन सरकार के मेहमान बने हुए हैं और तब तक बनकर रहेंगे जब तक केसेस क्लियर नहीं हो जाते। और ये वहां पर इत्मीनान से आए हैं, रुकने के लिए, लूटने के लिए। आज भले ही स्पेन सरकार मोरक्को से हो रही घुसपैठ को लेकर आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी है, लेकिन दुनिया के कई देश स्पेन की सरकार और पीएम पेड्रो सांचेस की तरफ देखकर कह रहे हैं, भैया मोहन प्यारे जागो। आज अमेरिका के उद्योगपति इलॉन मस्क पोस्ट करते हैं, साफ साफ शब्दों में लिखते हैं, स्पेन्स एंटायर बजट विल बी डिस्ट्रॉयड बाय इलीगल माइग्रेंट्स। यानी स्पेन का पूरा बजट इन घुसपैठियों के बोझ तले तबाह हो जाएगा। और कारण क्या है बताएं? सीधा गणित लगा रहे हैं, अगर स्पेन ऐसी मुफ्त सुविधाएं देता रहेगा इन घुसपैठियों को, जिनका स्तर दुनिया की करीब 90% आबादी के जीवन स्तर से बेहतर है, तो दुनिया की उस 90% आबादी के लिए स्पेन जाना एक बड़ा आकर्षण बन जाएगा। समझ गए ना आप? भाई स्पेन में बहुत बढ़िया सुविधाएं मिलती है, तो हर कोई चाहेगा ना चलो घुसपैठ कर ले। हाँ, कोई रिएक्शन नहीं होगा, आपको वहां मेहमान जमाई साहब बना के बैठाया जाएगा। इस दावे के मुताबिक तब करीब 7 अरब लोग स्पेन जाने की कोशिश कर सकते हैं। इलॉन मस्क ने यह बात इसलिए कही क्योंकि अकेले ब्रिटेन में 20,000 से ज्यादा शरणार्थी वहां के होटल्स में सरकारी खर्चे पर रह रहे हैं। कितने? 20,000 से ज्यादा लोग सरकारी खर्चे पर होटल में। पिछले साल करीब 1 लाख शरणार्थियों पर ब्रिटेन की सरकार ने करीब 44,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 44,000 करोड़। और सबसे बड़ा सवाल यह भी कि मोरक्को के लोग आखिर यूरोप के देश में जा ही क्यों रहे? क्यों जाना चाहते हैं यूरोप के देश में? मोरक्को एक मुस्लिम देश है ना? मुस्लिम देश होने के नाते तो उनको सऊदी अरब जाना चाहिए था, कतर जाना चाहिए था, यूएई जाना चाहिए था। नहीं भाई, वहां का कस्टम भी हमारे जैसा है, हालात भी वैसे हैं, और अमीर भी मुल्क है, रहन सहन भी वैसा ही है।
अरब देश मोरक्को के ज्यादातर लोगों को अपने लिए खतरा मानते हैं। स्पेन की तरह आओ भैया काजू बादाम खाओ नहीं है, सीधे तौर पर खतरा मानते हैं। 2017 में यूएई के तत्कालीन विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान, उनका एक बयान है, सुना उनका बयान? पूरी दुनिया को हिला दिया था, हैरान करने वाला बयान दिया था। अब आप ये सोच रहे होंगे बीच में ऐसा क्या बोल दिया कि बीप करना पड़ा हमको, है ना? उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया था वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ था, और मोरक्को के जो ये लोग हैं उनको आप इन्हीं शब्दों में नहीं लपेट सकते। ये घुसपैठिए हैं, पर एक्सट्रीमिस्ट है कि नहीं ये हम नहीं जानते, ये तो वहां की कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन उसका भाव समझिए आप, उस बयान का भाव समझिए। अल नहयान जो बात कह रहे हैं कि यूरोप ना जानता और समझता नहीं है, वो अपने आप को बड़ा उदारवादी समझ रहा है ना, वो इस बात को समझता ही नहीं है। हम जानते हैं खतरा क्या है, और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि यूरोप में और इस तरीके से घुसपैठिए पहुंचने वाले हैं। ये बहुत पहले उन्होंने आगाह कर दिया था। अब सेगमेंट सोचा है कभी, एक मंदिर ऐसा भी है जहां भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है, अचलेश्वर महादेव मंदिर, जो राजस्थान के माउंट आबू में है। हमारा घर है नजदीक है बहुत। ये मंदिर अचलगढ़ किले के पास है, और मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव के दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब अरावली पर्वत डगमगाने लगा तब भगवान शिव ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को टिकाकर पर्वत को रोक दिया, स्थिर कर दिया। तभी से यहाँ भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। मंदिर के गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग पाताल खंड के रूप में मौजूद है। अंगूठे के नीचे बने प्राकृतिक गड्ढे में कितना भी पानी डाल दिया जाए ये कभी नहीं भरता। अभिषेक के दौरान जो भी जल चढ़ाया जाता है वो कहाँ जाता है आज तक नहीं पता चला। अब आप सोचेंगे पानी कहीं तो जाता ही होगा ना भाई। वैज्ञानिक पक्ष ये मानता है कि माउंट आबू की पहाड़ियां ग्रेनाइट और जो इग्नियस रॉक्स है उनसे बनी हुई है, जिसे आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। ये चट्टानें करोड़ों साल पुरानी हैं और समय के साथ इनमें प्राकृतिक दरारें बन गई हैं। ये दरारें पानी को धीरे धीरे सोख लेती हैं या नीचे की ओर बहा देती है। इसी वजह से शिवलिंग पर चढ़ाया जल सीधे भूगर्भ जल में समा जाता है। चलिए घंटी बज चुकी है, अब मुझे इजाजत दीजिए, जाना है। कल फिर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे एक्स्ट्रा क्लास, वीकेंड वाली जो एक्स्ट्रा क्लास होती है। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ की पाठशाला। नमस्कार।